सेकंड पार्ट की शुरुआत में दिखाते कि ये सब आज से 10 साल पहले शुरू हुआ था, जब ज़र्क्सिस के पिता डेरियस, जो कि फारस के राजा थे, वो यूनान पर अपना कब्जा करना चाहते थे। उस वक्त ज़र्क्सिस एक आम इंसान था। 10 साल पहले यूनान पर कब्जा करने के इरादे से जब फारसी समंदर के 1 महीने के सफर से थक कर पहुंचे तो एथेनियंस ने उन पर हमला कर दिया। वो अपने लोगों को हथियार भी नहीं बांट पाए थे और ये एथेनियंस की पूरी रणनीति बनाई थी एक आम सिपाही ने, जिसका नाम था थेमिस्टोक्लीस। अब यहाँ यूनान और फारसियों के बीच में भयानक कत्लेआम होता है, जिसमें सैकड़ों जाने जाती हैं। और इस मारकाट के बीच एक लम्हा ऐसा आता है जब थेमिस्टोक्लीस को राजा डायरियस दिखता है। हालांकि वो उससे बहुत दूर समंदर में अपने जहाज पर होता है, पर थेमिस्टोक्लीस के सामने एक धनुष और तीर पड़ा होता है। वो उसे उठाता है और जब राजा डेरियस का ध्यान दूसरी तरफ होता है तो वो तीर चला देता है और तीर सीधा राजा डेरियस के सीने में लगता है। हालांकि इस बात से थेमिस्टोक्लीस को बहुत तारीफ मिलती है, पर वो जानता है कि उससे गलती हुई है, क्योंकि उसने डेरियस के बेटे की आंखों में बदले की भावना देख ली थी। अब फारस वापिस चला जाता है और राजा डेरियस मरने वाला है। अब यही राजा के खास लोगों में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है आर्टेमिसिया, और राजा आर्टेमिसिया पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है। आर्टेमिसिया बहुत खूबसूरत, वफादार और एक खूंखार योद्धा होती है। अब जब आर्टेमिसिया राजा से मिलने आती है तो वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। वो मरने से पहले ज़र्क्सिस को बोलता है कि अपने पिता की गलती को तुम मत दोहराना, उन यूनानियों को उनके हाल पर छोड़ दो, उन्हें सिर्फ देवता ही हरा सकते हैं। अब आर्टेमिसिया राजा का तीर निकाल देती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। 7 दिनों तक ज़र्क्सिस गम और शोक में बैठा रहता है और 8वें दिन आर्टेमिसिया उसके कानों में जहर भरती है। वो ज़र्क्सिस को बोलती है कि तुम्हारे पिता ने कहा था कि यूनानियों को सिर्फ देवता ही हरा सकते हैं और अब तुम बनोगे दिव्य सम्राट। आर्टेमिसिया दुनिया के कोने कोने से जादूगरों को बुलाती है और वो ज़र्क्सिस को जादू टोने से लिपटी पत्तियों में लपेटकर रेगिस्तान में भटकने के लिए छोड़ देते हैं। और एक दिन वो धूप और प्यास से परेशान एक तांत्रिक की गुफा में पहुंचता है। यहाँ पर बिना आत्मा और दृष्टि वाले लोग होते हैं। ज़र्क्सिस उनके सामने से गुजरता है और वो अपने आप को पूरी तरह से पानी में शैतानी ताकतों को समर्पित कर देता है। और जब वो बाहर निकलता है तो उसमें ज़र्क्सिस का कोई भी इंसानी अंग नहीं होता। उसकी इंसानियत खत्म हो चुकी होती है और ज़र्क्सिस ने एक देवता के रूप में पुनर्जन्म लिया होता है। वहीं महल में आर्टेमिसिया ज़र्क्सिस के सभी शुभचिंतकों को मार देती है ताकि ज़र्क्सिस और उसे उनके मकसद से कोई न भटका सके और ये यूनान को खत्म कर दे। दरअसल आर्टेमिसिया खुद भी यूनानी थी और एक यूनानी सिपाहियों के दस्ते ने उसके पूरे परिवार का बलात्कार करके उन्हें मार दिया था और आर्टेमिसिया को बंदी बना लिया और बहुत लंबे वक्त तक उसका शोषण किया और बाद में उसे मरने के लिए सड़क पर फेंक दिया। पर एक फारसी दूत ने उसकी जान बचाई और उसे फारस ले आया। फारस में उसे अव्वल दर्जे की तालीम दी गई और आर्टेमिसिया एक खूंखार योद्धा बन गई। आर्टेमिसिया ने कसम खाई थी कि वो यूनान तभी लौटेगी जब उसे खाक में मिलता हुआ देखेगी। और अब ज़र्क्सिस अपने पिता का बदला लेने के लिए 10 लाख से भी ज्यादा की फौज लेकर यूनान पहुंच चुका है। यूनान आने के बाद ज़र्क्सिस को लियोनाइडस और उसके 300 योद्धा लोहे के चने चबवाते हैं, पर अंत में वो सब के सब शहीद हो जाते हैं। फारस की एक दूसरी बहुत बड़ी टुकड़ी की कमान आर्टेमिसिया ने संभाली होती है और ज़र्क्सिस की सेना से दूसरी तरफ होती है। और जब वो समंदर में होती है तो थेमिस्टोक्लीस अपने जंगी जहाज लेकर उनकी तरफ बढ़ जाता है। आर्टेमिसिया के बड़े जहाजों के सामने थेमिस्टोक्लीस के जहाज छोटे हैं, पर थेमिस्टोक्लीस जानता है कि फारसी जहाज सामने से मजबूत हैं पर बीच में से बहुत कमजोर। और अब आर्टेमिसिया अपने कई जहाज थेमिस्टोक्लीस के जहाजों को निस्तो नाबूद करने के लिए भेजती है, जिसकी कमान कमांडर बंदारी संभालता है। पर थेमिस्टोक्लीस की रणनीति के सामने फारसी जहाज टिक नहीं पाते और वो उनके जहाजों के बीच में अपने जहाजों से टक्कर मारते हैं, जिससे वो टूटकर समंदर में डूब जाते हैं और इस हमले से यूनान की जीत होती है। इस बात से आर्टेमिसिया को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि 10,000 सैनिकों में भी मैं अकेली हूँ। और उसका एक सिपाही बोलता है कि सूरज ढलने तक जीत आपके कदमों में होगी, ये मेरा आपसे वादा है। आर्टेमिसिया बोलती है काश ऐसा हो, और वो वहां से चली जाती है। इसके बाद फारस का एक और जहाजी बेड़ा थेमिस्टोक्लीस की ओर बढ़ता है, पर जैसे वो उनके पास पहुंचने वाले होते हैं थेमिस्टोक्लीस अपने जहाज लेकर वहां से निकल जाता है। फारसियों को लगता है कि वो भाग रहा है और वो उसका पीछा करते हैं। जिस तरफ थेमिस्टोक्लीस अपने जहाजों को लेकर गया होता है वहां बहुत कोहरा होता है। फारस की सेना को कुछ भी नहीं दिख रहा होता और आगे बढ़ने के बाद वहां चट्टानें आ जाती हैं, जिस पर टकराने से उनके जहाज टूटने लगते हैं। और थेमिस्टोक्लीस ने 2 चट्टानों के बीच में अपना एक जहाज खड़ा कर दिया होता है और उस जहाज से टकराने के बाद फारसियों के सारे जहाज वहीं रुक जाते हैं। और अब थेमिस्टोक्लीस अपनी सेना लेकर उन पर टूट पड़ता है और एक बार फिर फारस की सेना को शिकस्त मिलती है। आर्टेमिसिया थेमिस्टोक्लीस की चालाकी और जंग जीतने की काबिलियत से परेशान हो जाती है और वो अपना एक दूत उस तक भेजती है और थेमिस्टोक्लीस आर्टेमिसिया से मिलने आता है। ये एक बातचीत की मुलाकात होती है जो अक्सर हर जंग के दौरान होती है।
आर्टिमिजिया से बोलती कि पिछले 2 दिनों में तुमने बहुत चालाकी से जाल बिछाकर फारसी बेड़े का नुकसान किया, पर तुम्हें एक यूनानी की मौत के बदले 1000 फारसी मारने होंगे। एक जहाज के बदले तुम्हें हमारे 100 जहाज डुबाने होंगे। आर्टिमिजिया ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि उनकी सेना की तादाद यूनान की सेना से 1000 गुना ज्यादा और जहाजों की गिनती 100 गुना ज्यादा होती है। आर्टिमिजिया बोलती है कि मुझे तुम जैसे कमांडर की जरूरत है, तुम मेरे साथ मिल जाओ। और आर्टिमिजिया उसे हर तरह का लालच देती है। वो उसे ये भी बोलती है कि अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ तो हर रात मेरे साथ होगी। और इन दोनों के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स भी शुरू हो जाता है। और इसी दौरान वो थेमिस्टोक्लीस को बोलती कि मेरे साथ मिल जाओ, पर वो मना कर देता है। और आर्टिमिजिया उसे उठाकर नीचे फेंक देती है और अपने सिपाहियों को बुलाकर बोलती कि ले जाओ इस कचरे को बाहर। दरअसल आर्टिमिजिया किसी भी तरह से यूनान को खत्म करना चाहती है और जंग और पॉलिटिक्स में सब कुछ जायज होता है, इसीलिए वो हर तरह के हथकंडे आजमा रही होती है। अब जब थेमिस्टोक्लीस अपने लोगों के पास पहुंचता है तो उसका खास दोस्त और सिपहसालार उससे पूछता है, क्या हम आर्टिमिजिया को हरा सकते हैं? थेमिस्टोक्लीस बोलता है कि अगली बार वो पूरी ताकत से हमला करेंगे, और होता भी ऐसी है। अगली सुबह आर्टिमिजिया खुद रणनीति बनाती है। वो समंदर में अपने जहाजों से टार डालते हैं ताकि आग लगाकर उनके जहाजों को जला दिया जाए। और आर्टिमिजिया अपने खास सैनिकों को भी भेजती है जिनके कंधों पर टार बंधा होता है। ये आर्टिमिजिया के सुसाइड बॉम्बर होते हैं। टार एक तरह का गाढ़ा तेल होता है जो आग के संपर्क में आते जल जाता है। अब जब उनके जहाजों के आसपास टार फैल जाता है तो आर्टिमिजिया अपने तीर पर आग जलाकर उनकी तरफ छोड़ती है और उनके जहाजों में आग लगना शुरू हो जाती है। और जो सुसाइडर बॉम्बर आर्टिमिजिया ने उनकी तरफ भेजे होते हैं उनमें से एक थेमिस्टोक्लीस के जहाज पर पहुंच जाता है और आर्टिमिजिया दूर से जलता हुआ तीर उसकी पीठ पर बंधे टार के कट्टे पर मारती है। और इससे पहले कि थेमिस्टोक्लीस कुछ कर पाता, एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उसका जहाज निस्तो नाबूद हो जाता है। और आज इस जंग में यूनानियों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। थेमिस्टोक्लीस के लगभग सभी लोग मारे जाते हैं, पर थेमिस्टोक्लीस बच जाता है। उसके पास कुछ 100 लोग और 6 जहाज बचते हैं। थेमिस्टोक्लीस को आज भी अपनी 10 साल पुरानी गलती का एहसास है जब उसने फारस के राजा डेरियस को मारा था, और इस गलती के लिए आज भी वो अपने आप को जिम्मेदार समझता है। अगर उसने ज़र्क्सिस को मारा होता तो आज ये युद्ध ना होता। वहीं दूसरी तरफ ज़र्क्सिस, जो कि लियोनार्डस और उसके 300 लोगों को मार चुका है, अब अपनी विशाल सेना के साथ नर के द्वार से आगे बढ़कर यूनान के अंदर दाखिल हो रहा है। ज़र्क्सिस एफियाल्टिस को लियोनार्डस की तलवार देता है और उसको एथेंस जाने के लिए बोलता है ताकि उन्हें पता चल जाए कि ज़र्क्सिस अब अपनी विशाल सेना के साथ एथेंस आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ थेमिस्टोक्लीस के पास खबर पहुंच जाती है कि लियोनार्डस और उसके 300 जाबाज फारसियों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए और अब नर का द्वार खुल चुका है। थेमिस्टोक्लीस अपने एक आदमी को बोलता है कि इन 300 जाबाज की कुर्बानी की दास्तां पूरे यूनान के गांव-गांव तक लेकर जाओ। इनकी कुर्बानी पूरे यूनान को एक कर देगी। और अपने बचे हुए लोगों को वो सुरक्षित जगह पर जाने के लिए बोलता है और खुद इस पैगाम को एथेंस तक पहुंचाने के लिए निकल पड़ता है। जब वो वहां पहुंचता है तो वहां पर एफियाल्टिस भी लियोनार्डस की तलवार लेकर आ जाता है। थेमिस्टोक्लीस एफियाल्टिस को बोलता है, मुझे पता चला है कि एक कुबड़े ने यूनानी चोला उतारकर फारसी चोला पहन लिया और उसी की वजह से वो 300 स्पार्टन शहीद हुए। एफियाल्टिस बोलता है, हाँ मैं घिनौना तो हुई, और जो काम मैंने किया है वो उससे भी घिनौना है। और वो उन्हें बताता है कि शहंशाह ज़र्क्सिस अपनी फौज को लेकर एथेंस आ रहे हैं, वो इस पूरे शहर को जलाकर राख कर देंगे। और इसके बाद एफियाल्टिस वहां से निकल जाता है और थेमिस्टोक्लीस स्पार्टा की रानी से मिलने स्पार्टा आता है ताकि उन्हें भी अपने साथ जंग में शामिल होने के लिए मना ले। दरअसल थेमिस्टोक्लीस पहले भी आया था जब लियोनार्डस जिंदा था और ओरेकल्स के पास गया था, पर उस वक्त रानी ने उनके साथ मिलकर जंग लड़ने से इनकार कर दिया था क्योंकि स्पार्टा और एथेंस की आपस में बनती नहीं है। पर अब ये बात पूरे यूनान की है। थेमिस्टोक्लीस रानी को बोलता है कि मुझे स्पार्टा की फौज और एक एक जहाज चाहिए। रानी बोलती है कि वो पहले यूनान के लिए काफी कुछ कुर्बान कर चुकी है, अब क्या बच्चों के हाथ में तलवार पकड़ा दे, और वो उनका साथ देने से मना कर देती है। और थेमिस्टोक्लीस वहां से जाने से पहले लियोनार्डस की तलवार रानी को देता है और बोलता है, बदला लीजिए। वहीं दूसरी तरफ ज़र्क्सिस एथेंस शहर पहुंचकर वहां तबाही मचाकर उसे अपने कब्जे में ले लेता है। और यहाँ जब ज़र्क्सिस और आर्टिमिजिया आपस में बात कर रहे होते हैं तभी वहां पर एफियाल्टिस आ जाता है और वो बताता है कि थेमिस्टोक्लीस अभी जिंदा है। आर्टिमिजिया बोलती है कि वो मर चुका है। एफियाल्टिस बोलता है कि वो जिंदा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और एफियाल्टिस ये भी बताता है कि उनका समुद्री बेड़ा सेलेमिस की खाड़ी में महफूज है। दरअसल जब एफियाल्टिस थेमिस्टोक्लीस से मिला होता है तब उसने उसे बोला होता है कि अपने शहंशाह को बोलना कि हम सेलेमिस की खाड़ी में किस्सा खत्म कर देंगे। अब आर्टिमिजिया वहां जाने लगती है और वो बोलते कि हम अभी हमला करेंगे। ज़र्क्सिस बोलता है कि अकलमंदी इसी में है कि पता लगाया जाए कि ये सच है कि चाल। आर्टिमिजिया बोलते कि अब जंगी मामलात में तुम मुझे मशवरा दोगे। ज़र्क्सिस बोलता कि मैं तुम्हारा दिव्य सम्राट हूं। आर्टिमिजिया बोलती है, तुमने 300 स्पार्टन्स को मारकर उन्हें अमर बना दिया और एथेंस शहर को जलाकर इस खूबसूरत शहर को मिट्टी में मिला दिया। इस बात से ज़र्क्सिस को गुस्सा आ जाता है और वो आर्टिमिजिया को एक थप्पड़ मारता है।
आर्टिमिसिया बोलती कि मैं हमला करूंगी। ज़र्क्सिस बोलता है कि आर्टिमिसिया बस। आर्टिमिसिया बोलती कि भूलना मत कि तुम्हारे सर पर ताज किसने रखा है, राजा साहब। और ये कहकर वो वहां से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ थेमोस्टिक्लिस जानता है कि वो स्पार्टन्स के बिना इनका मुकाबला नहीं कर सकता और उसके लोग उसे बोलते हैं ये जो कुछ भी नुकसान हुआ है इसके जिम्मेदार तुम हो। वो बोलता है कि हाँ, मैंने खतरनाक खेला और हार गया और अगर अब तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, मैं किसी को नहीं रोकूंगा। और ये सच भी होता है क्योंकि मुट्ठी भर लोग आर्टिमिसिया का सामना नहीं कर सकते, पर उनमें से वहां से कोई भी नहीं जाता और ये मुट्ठी भर लोग ये फैसला करते हैं कि वो फारस की सेना का मुकाबला करेंगे, चाहे उनकी जान ही क्यों न चले जाए। अब थेमोस्टिक्लिस आर्टिमिसिया को खत्म करना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि आर्टिमिसिया के बिना फारस की फौज कुछ भी नहीं है। थेमोस्टिक्लिस बोलता है कि मैं किसी भी तरह उसे खत्म कर दूंगा। अब एक तरफ थेमोस्टिक्लिस के मात्र 6 जहाज और दूसरी तरफ आर्टिमिसिया के कई सौ जहाज। इसके बाद इनके जहाज आमने सामने आ जाते हैं और दोनों के बीच में एक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। आर्टिमिसिया कई यूनानियों को मौत के घाट उतार देती है क्योंकि वो एक बहुत ही खूंखार तलवारबाज होती है और थेमोस्टिक्लिस बहुत मुश्किल से अपनी जान पर खेलकर आर्टिमिसिया के पास पहुंच जाता है और इसके बाद इन दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है जिसमें दोनों ही घायल हो जाते हैं और अंत में आर्टिमिसिया को थेमोस्टिक्लिस मार देता है। लेकिन अभी भी ये मुट्ठी भर लोग बची हुई सेना का मुकाबला नहीं कर सकते। पलियोनाइडस और उसके 300 जाबाजों की कुर्बानी ने पूरे यूनान को एक कर दिया होता है और स्पार्टा की रानी भी अपनी फौज के साथ यहाँ पहुंच जाती है और फारसियों पर उनकी तलवारों का कहर बरसता है। ये सब ज़र्क्सिस दूर एक पहाड़ी की चट्टान से देख रहा होता है और स्पार्टन्स और एथेनियंस फारसियों को मौत की नींद सुला रहे होते हैं और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। इसका फर्स्ट पार्ट 300 सन 2006 में आया था और सेकंड पार्ट सन 2014 में। ये दोनों ही पार्ट्स कमर्शियली सक्सेसफुल थे। सेकंड पार्ट की पूरी कहानी थेमोस्टिक्लिस और आर्टिमिसिया पर आधारित थे। अभी भी इसका सबसे मेन पार्ट आना बाकी है जिसमें युद्ध का क्या फैसला होगा ये दिखाया जाएगा और ये भी कि रूहानी ताकतों का मालिक ज़र्क्सिस का अंत